नमस्ते साथियों, मेरा नाम है संदीप कुमार दांगोरे और आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव किंग सैंडी पर। हम आज गणित के कुछ बहुत ही अच्छे से ट्रिक और बहुत से प्रकार के सवाल हल करेंगे जो कि हर स्कूल और कक्षा में मतलब हर परीक्षा में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल दिया हुआ है 3 + 3 डिवाइडेड बाय 100 + 3 डिवाइडेड बाय 1000 + 3 डिवाइडेड बाय 10 लाख के बराबर दशमलव संख्या है। तो आपको इस सवाल में ये बताना है कि ये दशमलव संख्या किसके बराबर है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो ABCD में से एक आंसर कोई सा भी हो सकता है। चलिए इसको हल करते हैं। जैसे पहली संख्या दी हुई है 3, उसके बाद में लिखा है 3 के बटे में 100, 3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.03। ये कैसे आया? तो 3 के बटे में 100 है, तो उसमें 100 में 2 जीरो लगे हुए हैं, तो ऊपर 3 के पहले 2 जीरो लगाएंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अगले संख्या पे, तो उसमें 3 जीरो लगे हुए हैं, मतलब 3 के बटे 1000 है, तो उसमें 3 जीरो लगे हुए हैं, तो हम 3 जीरो लिख लेंगे और उसके बाद में 3 लिख देंगे और एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। प्लस करके नीचे 3 के बटे में 10 लाख दिया हुआ है, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 10 लाख दिया हुआ है, तो 10 लाख में 6 जीरो हैं, तो हम वैसे ही 6 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 3 को लिख देंगे और उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये कैसे किया मैंने आपको मैं बता देता हूँ सिंपली, जिनको नहीं आता है बेसिक से, कि जैसे 3 है तो डिवाइड में जो संख्या है उससे हम भाग करेंगे, भाग करने जाएंगे तो जब 3 अंदर वाली संख्या छोटी है और 100 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, जीरो के बाद में एक दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव की एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी। उसके बाद अभी भी ये छोटी संख्या, अंदर वाली छोटी संख्या छोटी है और 100 से भाग नहीं जाएगा, तो हम एक यहाँ जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 300। अब 300 में 100 से भाग चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 100 300, 3 बार गया, तो 3 बार गया तो 0.03 आ गया। ऐसे ही आगे की संख्याओं को भी हम कर सकते हैं। अब हम इनको जोड़ लेंगे। अक्सर इसमें बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाए। तो इसको जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक पूर्ण संख्या है और दशमलव के बाद में जो संख्या होती है वो अपूर्ण संख्या होती है, मतलब इनकम्प्लीट नंबर कहा जाता है जिनको। तो जो भी दशमलव के पहले की जो संख्या है या नंबर्स होती है उनको कंप्लीट नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अपूर्ण संख्याएं यानी कि इनकम्प्लीट नंबर कहा जाता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, हर एग्ज़ाम में आप इसको कर पाएंगे। तो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो जैसे पहली संख्या है हमारी 3 एक पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है। फिर उसके बाद में है 0.03। फिर उसके बाद अगली संख्या है 0.003। उसके बाद अगली संख्या जो हमारी है 0.5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 और 3। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दशमलव में संख्याएं हो तो उनको जोड़ने से पहले दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, संख्याओं के नीचे ही आना चाहिए। संख्या भले कितनी भी हो पर दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, 3 में जीरो प्लस करेंगे तब भी जीरो आएगा, यहाँ भी 3 में जीरो प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और जीरो का जीरो और डेसिमल के नीचे डेसिमल यानी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको हम मिला लेते हैं, किस में आया? हमारा आंसर आया 3.0330 फिर 03। अभी हम ऊपर हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बी वाला हमारा आंसर सही होगा। इस प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया है, तो आपको मैं और फिर से समझा दूंगा। कई यूट्यूबर्स बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी दिखाते हैं, बेसिक कुछ बच्चों को बेचारों को आती ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक से भी सिखाऊंगा और एडवांस भी सिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, जहाँ उसका यूज़ होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अगले क्वेश्चन करते हैं। यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न यह है कि 20.0925 का सरलतम भिन्न, इसमें यह बताना है सरलतम भिन्न रूप है। सरलतम भिन्न रूप मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन रूप इसका बताना है हमें, तो कौन सा होगा इन चारों में से, ABCD में से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक दूसरे पेज पे ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। 20.0925 ये संख्या है हमारे पास। इसको हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए देखिए 20 के बाद में दशमलव है, दशमलव में
ये देखिए 20.0925 है, इसको सरलतम भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे करेंगे? 20.0925 को इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो हमें पता होता है कि डिवाइड में हमेशा 1 होता है, जब उसकी आवश्यकता होती है तब हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में जितने अंक हों उतने जीरो नीचे लगा देंगे, तो 1 2 3 4। तो अब ये हो जाएगी। इस संख्या को हम पूरा पढ़ेंगे अब, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशहज़ार, लाख, तो इसको हम पढ़ेंगे 2,09,25 और इसके डिवाइड में हो जाएगा 10,000। तो इस 10,000 को अब हम वहाँ तक कन्वर्ट या डिवाइड करेंगे जहाँ तक ये हो सकता है। तो हमें इकाई का अंक देखकर बताना है कि कौन से नंबर से दोनों नंबर डिवाइड होते हों, यानी दोनों संख्याएं उस नंबर से भाग हो जाए। तो यहाँ इकाई के अंक में 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, और एक नीचे 0 है, जो कि सम, मतलब कि सम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या नंबर देखना है जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। तो जैसे इसको हम 5 से कट करते हैं, मतलब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 का 20, ये 4 बार में भाग जाएगा, इसमें 4 बार में भाग जाएगा। फिर ये 0 की 0 लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर 5 से 9 को भी काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बार कटेगा। अब यहाँ 9 था, हमने 5 एक बार लिया है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब वो 4 को 2 के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 42। 42 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 का पहाड़ा हम 8 बार लेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। अब यहाँ हमने 40 गिना है और था 42, तो बचे 2, तो उस 2 को 5 के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 25, और इसको 25 को काटेंगे 5 से, तो 5 बार कटेगा 5 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,185। अब नीचे वाले नंबर को भी 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो की वापस की वैसे की वैसे 3 जीरो लगा। अब फिर से इसको 5 से ही कट करते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40। अब क्या है, ये एक छोटी संख्या है, हम एक छोटी है। अब दो संख्याएं एक साथ ले रहे हैं, तो जब भी दो संख्याएं कभी भी आप दोस्तों एक साथ लो तो एक जीरो लगा दिया करो पहले। अब इसमें भाग देना है, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 आया, और यहाँ 18 है, तो 18 में से 15 गए तो बचेंगे 3। उस 3 को 5 के आगे लिखेंगे तो हो जाएंगे 35। 35 5 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 7 बार में, 5 7 35। अब इसको भी 5 से कट कर दो, 5 का 20 और 2 जीरो की 2 जीरो लगा दो। अब ये दोस्तों ये सवाल आगे हल नहीं होगा, और हमारे पास ऑप्शन में भी यही दिया हुआ था, ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तो हम जहाँ तक उसको कर सकते थे उतना काट दिया है। अब हमारे पास संख्या बची है 8,037 और डिवाइड में बची है 400, तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 8,037, सॉरी डी वाला नहीं, सी वाला हमारा आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, सी वाला हमारा आंसर होगा, जो 8,037 डिवाइड बाई 400, तो सी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 300 ml की पानी की 17 बोतलों 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में, किस में खाली किया जा रहा है? जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव कितना है ये बताना है इस क्वेश्चन में। मतलब कि जग में लीटर में, हमें जो बोतलों की मतलब कि ml में दिया हुआ है, ये मिलीलीटर में दिया है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे शुरू में हम क्या करेंगे, जैसे 300 ml पानी की बोतलों, पानी की 17 बोतलों की संख्या कितनी है? 17, और 300 ml एक बोतल में कितनी मात्रा है? 300 ml है, तो इसको हम करेंगे। तो पानी की कुल मात्रा पानी की कुल मात्रा या क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? पानी की कुल मात्रा हो जाएगी, दोनों का गुणा कर दो, 300 इंटू 17, तो 300 और 17 का गुणा करेंगे तो 17 शून्य शून्य हो जाएगी, और 17 शून्य शून्य और 17 तेरी 51, तो ये 5100 ml हो जाएगा। यूनिट लिखना ना भूलें। ये पानी की कुल मात्रा आ गई, ठीक है। अब हम जूस की मात्रा भी निकाल लेंगे। जूस की कुल मात्रा बराबर, जूस की ml की कितनी बोतल कितनी है? 30 बोतलें हैं, और एक बोतल में कितना आता है? 130 ml आता है, तो इसका भी इंटू कर दो 30 में। इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे हम, इसमें गुणा करके देखते हैं। जब इसका हम गुणा करते हैं तो मैं आपको एक रफ पेज पे करके दिखा देता हूँ कि ये 130 इंटू 30। अब इसका जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करो तो जीरो हो जाएगा, और गुणा की चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का भी गुणा सभी संख्याओं में वैसे ही करेंगे, तो 3 का गुणा शून्य में करेंगे तो शून्य, और 3 तिया 9।
अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब सबको जोड़ दो तो 0 0 ये 9 और ये 3, तो ये हो गया 3900 ml। इसको यहाँ लिख देंगे हम 3900 ml। अब पानी की कुल मात्रा है 5100 और जूस की मात्रा है 3900। अब इनको काहे में जग में खाली किया गया, तो जग में कुल मात्रा, दोनों की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, दोनों की कुल बोला है तो कुल का मतलब होता है जोड़ना या प्लस ऐड करना। तो 5100 और 3900 दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 0 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9, तो ये हो जाएगा 9000 ml। अब उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जग में लीटर में कुल द्रव है, लीटर में लाना है। ये हमारे पास ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 9000 ml है तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। तो 1000 ml में कितने के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। 1000 ml 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए हम 1000 का से भाग दे रहे हैं लीटर में लाने के लिए। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, ऊपर कितना बचा है, 9 बचा है और नीचे 1 है तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो जब लिखते हैं तो 9 लीटर आ जाएगा हमारा उत्तर। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 लीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ देखिए क्वेश्चन में बी है, तो 9 लीटर हमारा आंसर होगा। आपको ये सवाल कैसा लगा एक बार और देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत आती है। उसको अगर आपको सोल्व करना सीखना है तो उसको छोटे छोटे वाक्यों को बनाएं और उसको वैसे लिखते जाएं जैसा सवाल में कहा गया है। आप पूरा सवाल पढ़ लेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उसमें सवाल में वर्ड प्रॉब्लम में मतलब इबारत वाले सवालों में हमेशा दिक्कत आती है, बच्चों को बहुत डर जाते हैं बच्चे। तो इसलिए छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ें और उनको करते जाए। जैसे 300 ml की 17 बोतलों, तो 300 ml की 17 बोतलें हैं तो 1 ml मतलब एक बोतल में 300 ml आता है, तो 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा होगा तो 5100 ml आ जाएगा या 5100 ml आ जाएगा। वैसे ही आगे बोला था कि 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाता है। तो जूस की जो बोतलों की संख्या है 30 है और एक बोतल में 130 ml आता है, तो उसका भी गुणा कर देंगे। तो उसका जब हम गुणा करेंगे तो जूस की कुल मात्रा हो जाएगी 130 ml इंटू 30, तो इसकी मात्रा हो जाएगी 3900 ml। अब दोनों की कुल मात्रा एक जग में खाली कर दी जाती है, तो जग में खाली करते हैं तो दोनों को जोड़ दो, आपको पता चलेगा कितना आएगा। तो ये 9000 ml आ गया। अब उसने बोला है कि लीटर में द्रव बताओ। लीटर में द्रव बताने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको ये सवाल कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूँगा आगे के लिए। अगला सवाल करते हैं हम। चलिए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है। सवाल का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी, तो सवाल को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जितना बड़ा सवाल होता है या क्वेश्चन होता है उतना ही सरल उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट वो पैदल चला। 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की उसने, बस से यात्रा जो की है उसने 1 घंटा 5 मिनट की है, और 15 मिनट फिर से पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। वह वहाँ 3 घंटा 20 मिनट क्या करता है, रुकता है। फिर शाम का मतलब होता है शाम को 3:30 बजे अपने घर पहुँच गया, मतलब 3:30 पर अपने घर पर पहुँच जाता है। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा ये बताना है इसमें। तो इस सवाल को हम हल करते हैं, उसको वापसी में यात्रा में कितना समय लगा है इसको। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सुरेश अपने घर से कितने बजे निकला था, 9 बजे निकला था। अब 10 मिनट वो पैदल चला, तो एक तरफ लिख लेते हैं घंटे और एक तरफ लिख लेते हैं मिनट। ठीक है, 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट वो पैदल चला। ठीक है, फिर उसके बाद आगे 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, तो 1 घंटा 5 मिनट उसने बस से यात्रा की। घंटे के नीचे घंटे का समय लिखेंगे और मिनट के नीचे मिनट। तो ये तो पैदल चला था, वो पैदल चला। फिर ये बस से चला यहाँ पे, तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट फिर पैदल चला वो, तो ये पैदल यात्रा उसने चला। अब इन सबको क्या कर देंगे, टोटल कर दो यानी जोड़ दो। तो 5 और 5 10 हो गए, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 हो जाएंगे 3, तो ये 30 हो गए। अब ये 1 घंटा घंटे का वैसे का वैसा रहेगा, तो मतलब उसने टोटल यात्रा कितनी की है, 1 घंटा 30 मिनट। अब उसके घर से निकला था कितने बजे, 9 बजे।
9 बजे निकला था वो उसके घर से, सुबह के समय 9 बजे निकला था, ठीक है। अब 1 घंटे उसने बस और पैदल यात्रा की, तो 1 घंटा 30 मिनट उसमें जोड़ दो, और 3 घंटे 20 मिनट वो उसके चाचा के यहाँ भी रुका, ये लिखा हुआ है 3 घंटे 20 मिनट उसके चाचा के यहाँ रुका हो, तो 3 घंटे 20 मिनट भी उसमें जोड़ दो, ये समय भी जोड़ दो उसमें। अब इसके बाद इसको जोड़ लो, 0 का 0, 3 और 2 5, अब ये 9 और 1 10, 10 और 3 13, हासिल आया 1, 13:50 बजे तक उसके चाचा के यहाँ रुका। 13 बजे मतलब एक 24 घंटे की घड़ी का होता है समय, तो 13 को हम मान लेते हैं 12 के बाद में होता है 13, सुबह से चला था तो दोपहर की बात हो रही है, तो हम इसको या तो ऐसा लिख सकते हैं 13 को लिख सकते हैं 1:50, 1:50 बजे दोपहर। अब 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया, तो 3:30 में से क्या करेंगे हम, जो 3:30 का समय है, 3 घंटे 30 मिनट का समय है, उसमें से हम 1:50 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो जैसे ये 3:30 है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो 3 है, 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे का जो समय होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे को इसको उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास संख्या मतलब समय क्या बन जाएगा, 2 घंटे और 60 मिनट इसमें जुड़ जाएंगे, तो 30 और 60 कितने हो जाएंगे, 90 मिनट। कितने हो जाएंगे, 90 मिनट। अब ये 1 घंटा 50 मिनट इसमें से आराम से माइनस हो जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पर समय वैसे और 2 में से 1 गया तो 1, तो वह 1 घंटा 40 मिनट वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, इसमें ये पूछा गया है कि उसको वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, तो उसको समय लगा 1 घंटा 40 मिनट बजे वो अपने घर पहुँच गया, तो यही हमारा आंसर होगा, 1 घंटा 40 मिनट में वो अपने घर पहुँच गया। दोस्तों आपको ये सवाल कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे बताएं, एक बार और देख लीजिए इसको। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे निकला था, 9 बजे निकला, वह 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट उसने पैदल यात्रा की, उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, और 15 मिनट फिर वो पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने 3 घंटा 20 मिनट तक आराम किया, रुका, उसके बाद शाम को 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया, शाम को 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। तो उसमें ये बताना था कि जब वो वापस लौटा तो कितने समय में अपने घर पहुँच गया। तो मैंने आपको सिंपली ये सवाल हल करके बता दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। पूरा सवाल पढ़ के आप हल करने जाएंगे तो आपको सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और बहुत कठिन लगेगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम अगला सवाल हल करने जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से बोर्ड मास का सवाल है। इसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप सभी को। बोर्ड मास का मतलब होता है बोर्ड मास का मतलब होता है, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट का मतलब होता है, बी से मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक को हल करना। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में उसको बोलते हैं का का मतलब जहाँ पर भी का लिखा है या ऑफ लिखा है उसके बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। डी का मतलब होता है डिवाइड होता है दोस्तों, डी का मतलब होता है डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब होता है भाग देना हिंदी में बोलते हैं। और फिर इसके बाद एम लिखा है, एम का मतलब होता है उन संख्याओं में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, उनका संख्याओं का आपस में फिर गुणा करना। फिर अगला लिखा है इसमें बोर्ड मास में ए आता है, तो ए का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है एस का मतलब होता है, जैसे ये एस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, संख्याओं को घटाना, उनमें से माइनस करना। तो ये बोर्ड मास का रूल होता है, आप अच्छे से देख लीजिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। फिर उससे जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं उसको। और सबसे बड़ा जो ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक बोलते हैं इसको। और एक चीज़ और होती है इसमें जो कि बार होती है, बार बोला जाता है, किसी संख्या के ऊपर लाइन खींची रहती है उसको कहा जाता है बार कहा जाता है। तो जैसे कि ये सवाल आप देख रहे होंगे, अब इस सवाल में दिया है कि 8 माइनस बिग ब्रैकेट 18 यानी 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट
यानी मंझला कोष्टक भी बोलते हैं इसको, और सर्पिलाकार कोष्टक भी बोला जाता है हिंदी में। 16 ऋण छोटा कोष्टक में 5 ऋण 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम बार सोल्व करेंगे। ब्रैकेट से भी पहले खुलने के पहले हम सबसे अगर किसी नंबर संख्या के ऊपर बार लगाएं तो उसको बार को खोलेंगे। तो इसमें पूछा है कि बराबर है। अब ये जो सवाल हमें बोर्ड मास का दिया हुआ है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है? ऑप्शन ए 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है, 5 के बराबर है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम बार हटाएंगे। बार हटाने के लिए ये देखिए 8 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 16 16 और छोटे ब्रैकेट में 5। अब ये जो बार के ऊपर 4 माइनस मतलब 4 माइनस 1 है, मतलब 4 ऋण 1 है, बार लगाएं तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अब ये ब्रैकेट लगा दो और करली ब्रैकेट भी लगा दो और बड़ा कोष्टक भी लगा दो। अब बचा क्या है यहाँ पर, इसको देखिए, अब बार हट गया है। अब हम सबसे पहले, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खुलता है, ब्रैकेट खोलना है, सारे जितने भी है उसके अंदर जो भी है डिवाइड हो रहा है या इनटू हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये करते हैं। तो अब देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर 5 में से 3 माइनस हो रहा है, मतलब 5 में से 3 घट रहा है, तो ये 8 और बिग ब्रैकेट लगाएंगे वैसे का वैसा 18 ऋण करली ब्रैकेट 16 ऋण 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा दोस्तों। अब ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, डायरेक्ट करली ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद ये देखिए, अब हम किसकी बारी, कौन से ब्रैकेट की बारी आ जाएगी? करली ब्रैकेट की, मंझले कोष्टक की। तो ये 18 ऋण, अब अंदर भी 16 में से 2 घट रहा है, तो 16 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 14 बचेंगे, मतलब 14 बचेंगे। अब ये करली ब्रैकेट भी हट जाएगा, बचा कौन सा? बिग ब्रैकेट। अब इसकी अगली स्टेप में 18 में से 14 को फिर माइनस कर दो, तो 18 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 4। अब सब सारे ब्रैकेट हट गए। अब बाहर जो इक्वेशन आई है हमारे पास 8 माइनस 4 यानी 8 ऋण 4, तो 8 में से भी 4 को माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन आते रहता है परीक्षाओं में और इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उसने बोला है कि 33/40 मतलब 33/40 में क्या घटाया जाए। वो बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि हमें क्या मिल जाएगा? 11/40 मतलब 11/40 प्राप्त हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या हम 33/40 में से माइनस करें कि हमें 11/40 प्राप्त हो जाए। तो इसको करने के लिए हम करेंगे, सोल्व करते हैं। तो जैसा लिखा हुआ है 33/40, उसने पूछा है कि क्या घटाया जाए। तो माना हमने इसमें से हम x घटा देते हैं, x घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? 11/40 प्राप्त हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो आपको ये तो पता ही होगा कि इक्वल मतलब बराबर के इस तरफ कोई संख्या जाती है तो उधर जाके उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये 33/40 को हम उधर ले जाएंगे तो ये x माइनस एक्स यहीं रह जाएगा और ये 11/40 इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये 33/40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे हम? माइनस एक्स को माइनस एक्स से लिखेंगे इज इक्वल टू कोई। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर में 40 एक जैसी संख्या है, तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरे के बटे में यानी पूरे के डिवाइड में 40 लिख देंगे। अब ऊपर क्या है? 11 और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो और 33 मतलब 33 लिख दो। अब इसको आगे करेंगे हम, क्या होगा इसमें? माइनस एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे। अब 33 की जो संख्या है वो ऋण की है और 11 जो है प्लस में है, तो 33 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 कौन सी संख्या का आएगा? माइनस का आएगा। कौन सी संख्या का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि जो संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होगी वही चिन्ह लगाएंगे। और डिवाइड में कितना है? 40 है। अब इसको डिवाइड कर दो, अगर कट रहा हो तो पहले तो ये माइनस से माइनस कट कर दो। अब इसको कट कर दो, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो ऊपर आ जाएगा 11। इसको भी कट कर दो, 2 2 जा 4 और ये 0 का 0। अब हमारे पास इक्वेशन बचेगी x इज इक्वल टू 11/20। हमारा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसको इस प्रकार से हम कर लेंगे। एक बार और देख लीजिए आप कि 33/40 में से क्या घटाया जाए। जो उसने बोला है कि क्या घटाया जाए, तो हम उसमें से x माइनस कर देंगे जो कि एक चर संख्या है। उसके प्राप्त हो जाएगा तो उसके बराबर में रख देंगे। जो इधर प्लस में है तो संख्या बराबर की इस तरफ आती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है। कोई संख्या डिवाइड में है तो इंटू में चली जाती है, मतलब कोई संख्या भाग में है तो गुणा में चली जाएगी और कोई संख्या गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो हर में दोनों संख्या एक समान है तो उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, और अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो और माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। तो ये आपके सामने सवाल है पूरा इस तरह से। ठीक है,
और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल पढ़ते हैं कि 5/22 धन 7/22 ऋण 3/22 धन 9/22 ऋण 1/22 को सरल करने पर, इसको हम सरल करने पर प्राप्त होता है, हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? 15/22 मिलेगा, 17/22 मिलेगा, 19/22 मिलेगा, 13/22 मिलेगा। इस सवाल देखने में बहुत सरल लग रहा होगा, मगर हमेशा सरल सवालों में ही गलतियाँ हो जाती है और हमारा नंबर कट जाते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे कैसे करेंगे। सभी की संख्याओं के हर में एक जैसी समान संख्याएं हैं, तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके पूरे के बटे में हम 22 लिख देंगे, पूरे के बटे में 22 लिख दो, लिख दिया हमने। अब जो ऊपर संख्या है उनको लिखते चले जाओ। 5 धन 7 धन 5 धन 7 ऋण 3 धन 9 ऋण 1, पूरे के बटे में लिख दिया। अब जो प्लस प्लस वाली संख्या है उनको प्लस कर दो, जो माइनस माइनस वाली है उनको देख लेते हैं। तो 5 धन की संख्या है, एक प्लस की संख्या है, और 7 भी एक धन की संख्या है, तो 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 में आप 9 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब ये भी माइनस की संख्या है, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस 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 रहता है और संख्याएँ क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये 21 प्लस की संख्या है, मतलब यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये छुपा हुआ है, तो ये धन की संख्या है। इसके डिवाइड में 22 लिख दो, जो हमने लिखा हुआ है पहले से। तो 21 में से अब 4 माइनस करेंगे, तो 21 में से 4 गए तो बचेंगे 17, 17/22। तो ये हमारा सवाल हल हो चुका है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ एक ही गलती हो सकती है, चिन्हों की गलती की वजह से, कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इसको सवाल वैसे बहुत आसान है, इसको तो आप कर ही सकते हो। ये हमेशा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है। सवाल है, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में ख़रीदा। तो पहली लाइन है, तो उसको हम करते जाते हैं। टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में ख़रीदा। खरीदा मतलब होता है खरीदना है, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने की है उसकी, कितने में स्कूटर ख़रीदा था उसने? 55,000 रुपये में। 55,000 रुपये में उसने स्कूटर ख़रीदा। उसने 3,400 रुपये स्कूटर की मरम्मत पर खर्च करवा, मतलब उसको रिपेयर करवाया उसने। तो मरम्मत मतलब रिपेयर करवाया उसने उसको, उसमें जो भी काम होगा स्कूटर में वो करवाया उसने। कितने रुपए का करवाया, कितने रुपए लगे उसको? 3,400 रुपये उसकी मरम्मत पे लगे। तो अब इन दोनों को जब भी मरम्मत दिया है किसी क्रय मूल्य के साथ में, तो उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कुल कीमत उसकी हो जाएगी स्कूटर की, कुल कीमत हो जाएगी, इसको जोड़ दो दोनों को, 55,000 और 3,400 को जोड़ दो, तो कुल कीमत हो जाएगी इसकी 4, 5 और 3 8 और ये 5, तो उसकी कीमत हो जाएगी 58,400 रुपये। कुल कीमत उसकी है 58,400 रुपये। अब हम आगे पढ़ते हैं। स्कूटर अपने मित्र को उसने 56,030 रुपये में बेचा। उसने वो स्कूटर को कितने में बेच दिया? देखो कुल कीमत यानी कि कुल क्रय मूल्य अब इसका कितना हो गया? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 58,400। अब 58,400 रुपये की स्कूटर उसने उसके दोस्त को कितने में बेच दी? 56,030 रुपये में। तो देखते ही पता चल रहा है, अगर आपको संख्याओं के बारे में पता है कि 58 बड़ी संख्या है, 56 छोटी संख्या, तो आप देखते ही बता दोगे कि उसको हानि हो रही है। तो हानि हो रही है ना? ठीक है। अब उसका बेचा का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर बेची गई है तो उसको बोलते हैं बेचा, मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है उसको? विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोला जाता है इंग्लिश में, अगर आप बोलेंगे तो उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है उसकी 56,030 रुपये। ठीक है, बेचा। उसको लाभ हुआ कि हानि हुई? उसको इसमें लाभ हुआ कि हानि हुई टीना को? उसने कौन है? टीना है। टीना ने अपने मित्र को जब स्कूटर बेचा तो उसको लाभ हुआ कि हानि, ये बताना है। तो खरीदा था कितने में? 55,000 रुपये में। उस पर मरम्मत में 3,400 लग गए, तो टोटल हो गया 58,400, मतलब इसकी कुल कीमत हो गई, और 56,030 में बेचा, तो उसको स्वाभाविक सी बात है हानि हो रही है। तो हानि के लिए एक सूत्र होता है, ये याद रखना, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। हानि को बोलते हैं इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप
हमेशा याद रखना, लगे तो इसको याद कर लेना आप। तो अब हमारे पास जो वैल्यू दी है उसको इसमें पुट कर दो। क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है टोटल हमारे पास 58,400 है और विक्रय मूल्य है 56,030। अब इसमें से माइनस कर दो इसको तो हमारे पास हानि आ जाएगी। हमें पता चल गया है कि उसको हानि हुई है, तो हानि कितने की हुई ये देखना है। तो इसमें से माइनस करो इसको, तो ये 0 में से 0 गया तो बचेगा 0। यहाँ 0 में से 3 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में से 0 गया तो 3 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ 8 में से 6 गए तो बचेंगे 2 और 5 में से 5 गया तो 0। तो 2,370 रुपये की क्या हो गई? उसको हानि हो गई। 2,370 रुपये की उसको क्या हो गई? हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से होगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। इसमें ये पूछा गया है कि एक वर्गाकार पार्क है। पार्क कैसा है? वर्ग के आकार का है। वर्ग के आकार का मतलब है स्क्वायर शेप में है, जिसकी भुजा मतलब हमें साइड दी हुई है 50 मीटर की है। तो हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र के माध्यम से सही से हमें समझ में भी आ जाएगा और थोड़ा सा आसान लगेगा। तो एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। हम एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग एक स्क्वायर शेप में होता है जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती है। ये हमारा एक वर्ग है। ये हमारा वर्ग है जिसकी भुजा मतलब साइड, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है। जो वर्ग की चारों भुजाएं होती है वो एक समान होती है। तो इसकी एक भुजा दे दी है 50 मीटर, ये 50 मीटर की है, मतलब प्रत्येक भुजा उसकी 50 मीटर। इसके अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। मतलब कि इसमें आगे की लाइन में ये कहा गया है कि इसमें अंदर की ओर 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। पथ मतलब उसने रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। तो इसके अंदर हम एक पथ बना लेते हैं। अब ये 2.5 मीटर का एक पथ यानी कि रास्ते की ये सभी दूर से 2.5 मीटर चौड़ा है। इस पथ को समतल कराने पर, मतलब कि इस पथ को, ये जो रास्ता है, ये आपको जो रास्ता दिख रहा है, इसको वो लेवल करवा रहा है। मतलब क्या करवा रहा है? समतल कराने पर 1 वर्ग मीटर में उसको 10 रुपये खर्च होते हैं। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर करवाता है तो उसको 10 रुपये खर्च होते हैं। तो वो भी दर किस में दी हुई है? रुपए में। किस में दी हुई है? रुपए में। तो कितना व्यय होगा, मतलब कि पूरे को करवाएगा तो कितना व्यय मतलब होता है खर्च कितना होगा। तो हमें ये याद करना है इसमें। तो क्या करेंगे हम? पहले हमारे पास एक बड़ा वर्ग है और अंदर एक छोटा वर्ग है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग पार्क की भुजा दे दी हमें एक, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। प्रश्न में जैसा कहा गया वैसे का वैसा करेंगे इसमें। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है भुजा गुणित भुजा भी बोलते हैं, या साइड इंटू साइड भी बोलते हैं, या a की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे लिए सूत्र का काम करेगा। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो वर्ग का तो यही सूत्र काम में आता है। इसके आगे हम क्या करेंगे? अब भुजा में दे दी है, तो भुजा दी है 50 मीटर, तो भुजा गुणित भुजा, ठीक है, दोनों का इंटू कर देंगे। तो 5 का 5 में इंटू करेंगे तो 25। इस 50 का 1 जीरो और इस 50 का 1 जीरो, कितने जीरो हो गए? 2 जीरो। अब ये मीटर स्क्वायर में यूनिट में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब उसने कहा है कि 2.5 मीटर
चौड़ा पथ है, 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। तो पार्क के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसलिए रास्ते को के हटाने के बाद अतिरिक्त भुजा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंतरिक वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, आंतरिक वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आंतरिक भुजा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आंतरिक मतलब इंटरनल, आंतरिक वर्ग की भुजा। तो आंतरिक वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, ये जैसे पूरा टोटल वर्ग कितना है, 50 है। अब इसमें से 2.5 इधर का और 2.5 इधर का, मतलब दोनों मिला के उसको माइनस कर देंगे। तो 2.5 इंटू 2 कर देते हैं, तो दोनों का निकालेंगे। तो 50 माइनस 2.5 का 2 टाइम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो ये पथ की मतलब आंतरिक वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 45 मीटर हो जाएगी। मतलब ये जो अंदर वाला मतलब वर्ग है उसकी हो जाएगी 45 मीटर, उसकी भुजा कितने की हो जाएगी, 45 वर्ग मीटर। अब आंतरिक वर्ग, इसी का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल, वही सूत्र लग जाएगा, भुजा गुणित भुजा वाला क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, यानी कि 45 इंटू 45 मतलब 45 गुणित 45 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो 2025 होगा, देखो 5 5 जा, क्योंकि 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 होता है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और ये 18। अब दोनों को प्लस कर दो, 5 2 10 की 0 कैरी 1, ये 2025। तो ये अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 2025 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हम पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पथ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को माइनस कर देंगे, बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को माइनस कर देंगे, मतलब कि जो क्षेत्रफल आया है उसको। तो 2500 में से 2025 को माइनस कर दो, मतलब 2500 में से माइनस 2025 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें करो माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 475 आएगा। वैसे तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2500 इसमें से माइनस करना है, 2025 माइनस करेंगे तो 10 में इस बोरो ले लेंगे, मतलब उधार लेंगे। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ बचेगा 4 और 2 में से 2 गए तो 0, मतलब 475 मीटर। मतलब रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 475 मीटर है, ठीक है। अब उसने कहा था अब समझाने में, ये जो को करवा रहा है इसको कराने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपए में कितना व्यय होगा। तो अब ये का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। अब इसमें 10 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। पथ को कराने का कुल व्यय निकालने के लिए इसका गुणा कर दो। तो प्रति वर्ग लागत कितनी है, 10 रुपये प्रति है। अब कुल व्यय यानी खर्च कितने स्पेंड करेगा, तो उसका गुणा कर दो। पथ का क्षेत्रफल कितना है, 475 इंटू प्रति वर्ग मीटर लागत कितनी लग रही है, प्रति वर्ग मीटर लागत लग रही है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 10 का गुणा कर दो। तो आपको पता है कि रुपए में पूछा है, तो रुपए में पूछा है तो 475 का 475 लिख दो और इंटू कितने का हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो वो 1 जीरो को उठा के यहाँ रख दो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4750। अब देखो ऑप्शन में कोई मिल रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए था हमारे पास 4500, ऑप्शन बी है 4750, ऑप्शन सी है 5000 और ऑप्शन डी है 5250। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। साथियों, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। आप एक बार और इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप खुद से करके नहीं देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने से सिर्फ आपको ऐसा लगेगा उस समय कि हाँ मुझे आ गया है, मगर जब तक आप खुद से देख के वीडियो को देख कर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए सभी को, ठीक है। हम इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, मगर स्कूल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें काम नहीं देगा ये। स्कूल में तो हमें स्टेप के नंबर मिलते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम में हम उसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ हमारा सॉल्यूशन चेक नहीं किया जाता है, उसमें तो आंसर से मतलब होता है। मगर स्कूल की एग्ज़ाम में चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, 9th 10th की हो, 11th 12th की हो,
या कोई सी भी मतलब मैथ्स किसी भी जिस भी एग्ज़ाम में होता है उसमें आपको स्कूल एग्ज़ाम में पूरा स्टेप बाय स्टेप करने के नंबर मिलते हैं, इसी से आप पूरे नंबर गेन कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है। मतलब कि एक दुकानदार है वो 1 रुपये की 5 टॉफ़ी खरीदता है, की दर से खरीदता है मतलब क्रय कर रहा है। क्रय कर रहा है मतलब कि इसका ये हो जाएगा, क्रय करने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई चीज़ किसी पे खरीदी गई है तो उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। इस अगला आगे ये लाइन में बोल रहा है तथा 1 रुपये की 4 टॉफ़ी की दर से वो बेचता है यानी विक्रय करता है। विक्रय मतलब होता है सेलिंग करता है, सेलिंग प्राइस। तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए, 125 रुपये का लाभ यानी प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितनी टॉफ़ी बेचता है। तो हमें टॉफ़ियों की संख्या यानी चॉकलेटों की संख्या बतानी। इसमें कॉन्सेप्ट कई बार परीक्षा में मतलब इसको एक तरह से लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात मतलब कि अनुपात यानी रेशो, और गणितीय समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, और दर यानी रेट के उस पर कॉन्सेप्ट पे आते हैं इसके सवाल, ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि क्या बोला गया है उसने 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से, तो मतलब 5 टॉफ़ी इसमें लिख लेंगे, इसको जमा लेंगे प्रश्न के हिसाब से, एक एक लाइन करते जाएंगे हम। 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है मतलब 5 टॉफ़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये, यही पूछा बताया उसने। तो हम 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1/5। 1/5 एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/5। इसको हम कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम 1/5 को सॉल्व करते हैं, देखिए 1/5, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो मतलब जो डिनोमिनेटर है मतलब हर वाली संख्या बाहर रहेगी और न्यूमरेटर यानी कि अंश वाली संख्या अंदर रहेगी। तो इसको भाग करते हैं तो एक में भाग नहीं जाएगा 5 से, तो एक जीरो लगाएंगे, जीरो के बाद एक दशमलव की एक जीरो लगाएंगे, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, तो 0.2। तो मतलब क्या हो गया कि एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य कितना है, ₹0.20 रुपीज़ है। अब आगे उसने क्या बोला है, 1 रुपये की 4 टॉफ़ी की दर से बेचता है। 1 रुपये की 4 टॉफ़ी की दर से बेचता है मतलब विक्रय कर रहा है। तो 4 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है। इसका विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है। तो एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य बराबर 1/4 यानी कि 1/4। अब इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा ये देखो, 4 को बाहर लिखेंगे, 1 को अंदर लिखेंगे, भाग करेंगे तो 4 से भाग नहीं जाएगा 1 में, क्योंकि एक छोटी संख्या है, तो जीरो लगाएंगे, दशमलव की एक जीरो लगा दें, तो 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, दशमलव की एक जीरो लगा दो, 4 पंजे 20 मतलब 4 5 जा 20। इसको माइनस कर दो तो कितना है हमारा 0.025 मतलब ₹0.25 मतलब कि ये एक टॉपिक का विक्रय मूल्य आ गया। तो अब स्वाभाविक से बात है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में दिख रहा होगा सॉल्यूशन में कि मतलब वो क्रय करता है कितने की 0.02 रुपीज़ की एक टॉफ़ी, और बेचता है कितने में है 0.25 में, मतलब कि उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए एक सूत्र होता है, लाभ कितने का हो रहा है ये निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर, जब भी लाभ होगा तो उसके लिए सूत्र होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। बच्चों ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, लाभ बराबर सूत्र होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमने अभी निकाला 0.25 है, और माइनस क्रय मूल्य कितना है 0.20 है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.05 आएगा। तो ये लाभ हो रहा है इसको, मतलब एक टॉफ़ी पर इतना लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, 0.05। ठीक, अब उसने क्या बोला है आगे कि 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वो कितनी टॉफ़ी बेचता है। तो 125 रुपये का लाभ कमाना है उसको, तो कितनी टॉफ़ी बेचता है, तो 125 रुपये की टॉफ़ी कमाने के लिए संख्या बताने की कितनी टॉफ़ी बेचेगा कि 125 रुपये का लाभ हो जाएगा उसको। तो टॉफ़ियों की संख्या निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, कुल
टॉफ़ियों की संख्या, कुल टॉफ़ियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभ। कुल लाभ कितना है उसको, कुल लाभ डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रति टॉफ़ी पे जो लाभ हुआ वो प्रति टॉफ़ी का लाभ। ठीक है, कुल लाभ कितना है उसको 125 रुपये, कुल लाभ कितना है 125 रुपये। तो 125 डिवाइड में हमने प्रति टॉफ़ी लाभ निकाल लिया कितना, एक टॉफ़ी पर उसको 0.05 रुपीज़ बचते हैं, तो 0.05। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, करो इसको हल। तो क्या करेंगे, दशमलव में है, दशमलव हटाएंगे इसका, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, दो अंक है, तो क्या करेंगे हम, इसको ऊपर में 2 जीरो लगा देंगे एक के साथ, तो कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको कट कर दो, ये कितना बचा 5, तो 5 पंजा 5, 5 टू जा 10 और ये 0 की 0, तो ये हमारे पास आ गया 125 इंटू 20। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो इसका जब गुणा करेंगे, गुणा करके मैं आपको पेज पे बता देता हूँ। 125 में 20 से गुणा करेंगे तो करो, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो 0 आएगा, तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो। अब 2 का गुणा 5 में कर दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 एकम 2, सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है 2500, मतलब कि 2500 टॉफ़ियाँ बेचेगा, जब जाकर उसको कितने का लाभ होगा, 125 रुपये का लाभ होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आई होप मित्रों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, जितने भी सवाल करवाए हैं मैंने। मैं एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों मैथ्स के और मेरे सवाल समझ में आए हों, तो आप इसको सिर्फ, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको एक लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। उसके बाद में आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, कि जो कि गरीब लोग हैं, जिनको कुछ प्लेटफार्म मतलब कुछ समझने के लिए नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो सीख सकें और मुझे इनक्रेज करें, ताकि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आवश्यकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो भी इस तरह से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम हर प्रकार के सवालों को हल करेंगे। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी उसके देख सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो बहुत बड़ा लगेगा। ये सारे सवाल हमने किए हैं, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ कि हमने 10 सवाल किए थे। ये था हमारा पहला सवाल, जो कि आपके सामने है। ये पहला सवाल था हमारा। फिर उसके बाद ये हमारा तीसरा सवाल है। ये इसके बाद ये हमारा चौथा सवाल है, ये उसका सॉल्यूशन हल है। वर्ड प्रॉब्लम जितनी बड़ी लगती है उतनी बड़ी होती नहीं है, ये बहुत सवाल सरल होता है। ये बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, जिसमें बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, यानी कहाँ डिवाइड भाग करना है, मल्टीप्लाई गुणा करना है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। ये नियम याद रखें आप। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये थोड़ा काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये अंश हर वाला, ये लाभ हानि वाला ही है। ये सवाल भी लाभ हानि पर बेस्ड सवाल था, सिर्फ इसमें लाभ या हानि पूछी थी। फिर ये अगला सवाल जो है ज्यामिति से है, वर्ग का। ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन अभी टॉफी वाला है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।